नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो मेरी कलम में, जहाँ हम बात करते हैं ऐसे लेखकों से जिन्होंने अलग अलग विषय पर अपना ज्ञान साझा किया है और चाहा है कि ये ज्ञान सब तक पहुँच सके। दोस्तों, माँ बनना अपने आप में एक ऐसा समय होता है जब ना सिर्फ आप खुश होते हैं, बल्कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आने वाला जो बच्चा है वो काफ़ी बेहतर हो, उसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो, आपको भी प्रसव के बाद किसी तरह की कोई पीड़ा ना हो और बच्चा स्वस्थ हो। इसी विषय पर एक किताब लिखी गई, गर्भावस्था, जिसे लिखा नूतन पंडित मैम ने। आज हमारे स्टूडियो में नूतन पंडित मैम हैं और आइए स्वागत करते हैं नूतन मैम का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, थैंक यू। मैम, हम आपकी किताब पर चर्चा करें उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या करते हैं और क्यों आपने ये राह चुनी। मैं गर्भवती महिलाओं को क्लासेस देती हूँ, जिसमें मैं उनको समझाती हूँ क्या खाना चाहिए, स्तनपान कैसे करना चाहिए, बेबी को कैसे ब्रेस्ट फीड करना चाहिए और बेबी को क्या खिलाना चाहिए और प्रसव के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो और वो खुद और उनका बेबी स्वस्थ हो। यानी कि आप नॉर्मल तरीके से किस तरह बच्चे को जन्म दिया जाता है इस बात को बताते हैं, सिखाते हैं। जी। पर मैम, ये नॉर्मल तरीके से बर्थ, ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि एक माँ को बच्चे को जन्म देने के लिए कभी कभी ऑपरेशन करवाना पड़ता है और आप नेचुरल तरीके से बर्थ कैसे देना इसको प्रमोट कर रहे हैं। जी। क्यों ज़रूरी है ये बहुत ही ज़रूरी है, नेचुरल बर्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो कुदरत की क्या प्रोग्राम है उसमें दखल नहीं देनी चाहिए। तो कुदरत की तरफ से जब बच्चा तैयार होता है बाहर आने को और खुद सांस लेने, माँ के अंदर तो बेबी को नली से माँ के वो प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड से ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, पर जब वो पैदा होता है उसको खुद दूध पीना होगा। तो जब वो दूध पीने के लिए तैयार है, सकिंग के लिए तैयार है ऐसे मुँह, और जब वो सांस लेने के लिए तैयार है, जब बेबी गर्भ में होता है तो उसको प्लेसेंटा से ऑक्सीजन मिलता है, पर जब वो पैदा होगा उसके फेफड़े फूल जाएंगे, उसको पहली बार खुद सांस लेना पड़ता है जब वो उसके लिए तैयार होता है। और जब वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने तैयार होता है, मतलब उसको ज़्यादा ठंड ना लगे तो कैसे उसके इनफ फैट रिजर्व्स हो, जब ये सब चीज़ें होती हैं कुदरत की तरफ से, तब बच्चा माँ के रक्त संचार में एक हार्मोन छोड़ता है जो जैसे माँ के रक्त संचार में माँ के ब्रेन में जाता है, दिमाग में जाता है, तो वो लेबर शुरू कराता है। तो जब बेबी तैयार होता है तभी लेबर अपने आप शुरू होता है। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि हम लेबर जब शुरू हो तब बेबी को बाहर लाएं और उससे पहले नहीं लाएं। पहले कई लोग क्योंकि उनको जॉब ज्वाइन करनी होती है, या पंडित जी कहते हैं ये है मुहूर्त, या डॉक्टर को कॉन्फ्रेंस में जाना है, या डॉक्टर के घर में शादी है, या माँ के घर में शादी है, तो लोग इसलिए जल्दी करा देते हैं डिलीवरी। ये बहुत गलत बात है। जो बेस्ट है, अगर हमें स्वस्थ बच्चा चाहिए, हम उसे तब बाहर लाएं जब वो तैयार है बाहर आके खुद ब खुद अपना ध्यान देने के लिए। तो यानी कि आपने जो ये पूरा कंसेप्ट हमें समझाया, इसी पर आपकी किताब आधारित है? जी बिल्कुल। इसमें हमने वो भी लिखा है कि कई क्षण होते हैं जब कोई माँ को ज़रूरी भी होता है सिजेरियन के लिए, वो क्या लक्षण हैं, तो और जो लक्षण हैं जो जिसके लिए माँ को फ़िक्र नहीं करना चाहिए, वो घर पे रह सकती है, वो भी लिखा है, ताकि माँ पैनिक करके घबरा के बिना बात के जल्दी ना पहुँच जाए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल्स का एक रूल है कि जब माँ आती है, खासकर एंड ऑफ प्रेगनेंसी में,
तो लेबर में होती है, उसको 24 घंटे में डिलीवरी करनी चाहिए, मतलब बच्चे को बाहर निकालना चाहिए, वरना सिजेरियन कर देते हैं। तो हमें बिना बात के जल्दी नहीं जाना चाहिए। तो कौन से लक्षण हैं सही टाइम हॉस्पिटल जाने के लिए, वो भी हमने किताब में कवर किए हुए हैं। आपको ये किताब लिखने का विचार क्यों आया मैम? मैं खुद एक बहुत डरपोक पेशेंट रही हूँ तो जब भी जैसे इंजेक्शन लगता था तो मैं घबरा जाती थी, और मेरा जब दांत का काम हुआ तो मेरे को वो लोग हैंडल नहीं कर पाए, तो मुझे बेहोश करके मेरे दांत का काम ट्रीटमेंट किया गया। तो मैं बहुत ही घबराती थी। तो जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो मैंने कहा मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैं तो बहुत ही घबराती हूँ। तो मुझे पता चला एक दिल्ली में लेडी थी, कनाडा से थी, मेरी वुड था उनका नाम। वो सिखाती थी क्लासेस, सांस कैसे लेना, जैसे प्राणायाम कैसे करना प्रसव के टाइम। तो मैंने उनकी क्लास ली और मेरी बहुत इजी डिलीवरी हुई। और मेरा पहला बच्चा 1975 में पैदा हुआ। और उसके बाद मेरी जो मौसेरी बहन थी उसका बेबी अक्टूबर में ड्यू था। तो जब उसका लेबर हुआ मैंने उसको भी सिखाया, मैंने कहा ऐसे करना, तकलीफ़ नहीं होगी, ये करना। उसकी डिलीवरी भी बहुत आसान हुई। फिर मेरी एक सहेली थी, उसको भी मैंने हेल्प किया। पर जब मैं मौसेरी बहन को हेल्प कर रही थी तो मेरी मौसी ने कहा कि उस टाइम मैं जॉब ढूंढ रही थी, मुझे जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो मेरी मौसेरी बहन, मेरी मौसी ने कहा कि तू जॉब क्यों ढूंढ रही है, तू यही कर। मैंने कहा मौसी को कुछ पता नहीं जॉब का मतलब होता है सुबह ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ, ये कोई काम है करने का पर उन्होंने दिल से कहा होगा कि ये हुआ मेरे साथ कि मैंने वाकई क्लासेस देने शुरू करी जब मेरा सेकंड बेबी बॉर्न हुआ 1978 में। उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा हौसला भी आया, क्योंकि बीच में मैंने कई लोगों को हेल्प किया हुआ था। तो मैंने डॉक्टर्स को बोला अगर किसी को हेल्प चाहिए प्रसव के टाइम तो मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ। वैसे मैंने स्टार्ट किया। और जो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी वो एक फ्रेंच लेडी थी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं उनको सिखा रही थी, उन्होंने उनकी पर्स में से एक किताब निकाली। उन्होंने कहा देखो तुम ऐसी किताब लिख सकती हो। मैंने कहा ऐसी किताब, मैं किताब लिखूं, पता नहीं ये क्या कह रही है मैंने सोचा भी नहीं था। पर खैर उन्होंने कहा, उन्होंने भी शायद दिल से कहा होगा। क्योंकि आगे जाके क्या हुआ, जैसे लोगों को पता चलने लगा मैं क्लासेस सिखा रही हूँ, तो कोई चेन्नई से किसी ने मुझे लेटर लिखा, किसी आदमी ने, कि सुना है आप क्लासेस सिखाते हैं, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो उन दिनों तो कोई ईमेल नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो मैंने हाथ से नोट्स बना के और स्टिक फिगर्स बना के सारे उनको भेजे। तो उनको पहुंच गए। और मैंने पहले बात ना उन्होंने पूछा पैसों का, ना मैंने कहा कुछ पैसों का, मैंने भेज दिया। पर मेरा था कि इसको शेयर करना, ये इतनी अच्छी चीज़ है, इसको मैं अपने पास नहीं रख सकती। तो मैं अखबार पढ़ रही थी और वहाँ लिखा था रूपा पेपर बैग्स, और सस्ती किताब में लिखा था, उन दिनों सस्ती किताबें होती थी, और उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट ही बनाया था कि हमारी किताबें सस्ती हैं। तो मैंने कहा ये सही है, तो मेरी बुक ऐसी सस्ती होनी चाहिए कि जो अगर कोई महिला को चाहिए तो उसको जब राखी के पैसे मिले या कोई शगन के पैसे मिले उससे वो ख़रीद पाए, और उसको ये ना करना पड़े कि हस्बैंड को पूछना पड़े प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। तो फिर मैं रूपा पब्लिकेशन के ऑफिस में गई और मैंने कहा मैं ये क्लासेस लेती हूँ, मैं बुक लिखना चाहती हूँ। फिर एक एडिटर से मिली, उन्होंने मेरे को, फिर उनसे मेरी बातचीत रही जब मेरी ये पहली बुक निकली। इतना लंबा स्ट्रगल जो आपने किया, आपने एक विचार को किताब के ज़रिए छापने में, तो आई एम श्योर कि आपको काफ़ी तरीके की डिफ़िकल्टीज़ भी आई होंगी। जी हाँ, डिफ़िकल्टीज़ थी। उन दिनों टाइम अलग होते थे, तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि कंप्यूटर नहीं होता था, तो हम हर पेज को टाइप करना पड़ता था। और अगर कुछ एक पैरा यहाँ से ऊपर ले जानी है तो वो पेज को दोबारा टाइप पूरा करना पड़ता था। तो बड़ा टीडियस था ये, और बहुत धीरे धीरे भी होता था। तो
एक तो मेरी एक बड़ी बहन है, उनने मुझे टाइपराइटर गिफ्ट कर दिया, उससे काफ़ी इजी हो गया। पर जब बहुत पैराग्राफ्स इधर उधर करनी थी तब मैं प्रोफेशनल टाइपिस्ट्स के पास जाती थी। घर जगह जगह होती थी दुकानें पहले टाइपराइटर्स टाइपिस्ट्स की। तो मुझे एक अच्छा टाइपिस्ट मिल गया जो काफ़ी एजड था, पर वो मेरी बात समझ लेता था, फटाफट टाइप कर लेता था। तो उन्होंने ये सबसे बड़ा चैलेंज था जी। कैसे पेजेस को आगे पीछे करना, पैराग्राफ्स को ऊपर नीचे करना, एडिट करना, कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करना। जी। तो मैम जो आपकी किताब है, हाँ जी इसमें काफ़ी तरह की आपने बातें लिखी हैं। जी। एक तो आपने अभी अपनी बातचीत में बताया कि बच्चे का अपना एक समय होता है जन्म लेने का। तो क्या अगर बच्चा ऐसे सही समय पर जन्म नहीं लेता है या नेचुरल तरीके से जन्म नहीं लेता है, तो क्या उन दो बच्चों में कोई फ़र्क नज़र आता है, जो एक सिजेरियन हुआ है और एक नेचुरल बर्थ हुआ है जिसका? जो बच्चा टाइम से पहले आए तो उसको दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे पढ़ाई में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब माँ को प्रसव होता है नॉर्मली, तो वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नॉर्मल डिलीवरी में अपने आप माँ रिलीज़ करती है। ऑक्सीटोसिन के बिना प्रसव होगा नहीं। जब हम माँ को आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन देते हैं, जब माँ को इंड्यूस करते हैं जल्दी, तो हम उसको सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन देते हैं, जैसे फैक्ट्री में बना हुआ ऑक्सीटोसिन देते हैं। उसको नेचुरल ऑक्सीटोसिन नहीं मिलता, बेबी को भी नहीं मिलता। और ऑक्सीटोसिन के कई फ़ायदे हैं। ऑक्सीटोसिन से दर्द कम महसूस होता है, माँ और बच्चे का बॉन्डिंग होता है या प्यार बढ़ता है, और उनका डाइजेशन भी बेटर होता है। बहुत चीज़ें अच्छी, हीलिंग बेटर होती है, पेन कम होता है। तो ये बच्चे को भी नहीं मिलता। जब माँ को सिंथेटिक मिलता है तो माँ को भी नहीं मिलता, बच्चे को भी नहीं मिलता। तो उनकी बॉन्डिंग में और ब्रेस्ट फीडिंग में, उनका स्तनपान में थोड़ा दिक्कत आती है। और कई स्टडीज़ हैं। एक स्टडी है जापान में जो बताती है कि जब बच्चे को ऑक्सीटोसिन नहीं मिलता, मतलब उन्होंने स्टडी करी ऑटिस्टिक बच्चों की। तो उन्होंने देखा कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो अपनी बॉडी में ऑक्सीटोसिन प्रोसेस नहीं कर पाते। तो जब प्रसव के टाइम माँ ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करती है, बेबी को भी मिलता है, तो शायद उसी टाइम बच्चा सीखता है इसको प्रोसेस करने। तो शायद इसीलिए उस स्टडी में लिंक है ऑटिज़म और इंड्यूस्ड लेबर के बीच में। जी। तो हमें जो जितनी भी स्टडीज़ हैं वर्ल्ड में, वो सारी इसी पे हैं कि कितना ड्रग देना चाहिए, कितनी डोजेज देनी चाहिए, कितनी बार रिपीट करना चाहिए। पर सिर्फ एक जगह है जहाँ नेचुरल चाइल्ड बर्थ की रिसर्च हुई है, वो है यूके में। डॉक्टर मिशेल ओडो हैं, इंग्लैंड में, लंदन में रहते हैं अभी, पहले फ्रांस में रहते थे, फ्रेंच हैं वैसे ओरिजिनली। उन्होंने रिसर्च करी है नेचुरल चाइल्ड बर्थ पे के फ़ायदों पे। और अगर कोई चाहे तो उनकी वेबसाइट देखें, उसका नाम है wombecology.com। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और सारी रिसर्च उन्होंने करी है नेचुरल चाइल्ड बर्थ पे। बहुत कम लोग हैं जो नेचुरल चाइल्ड बर्थ पे रिसर्च करते हैं। जी, और आप उनमें से एक हैं। तो मैम, आपने अपनी इस किताब में स्तनपान से रिलेटेड भी बातें की हैं। स्तनपान क्यों ज़रूरी है ये सब जानते हैं, लेकिन किस तरह से स्तनपान करवाया जाना चाहिए ये कम लोगों को पता है। मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में बताएं। सबसे पहली बात, अगर स्तनपान को सक्सेसफुल होना है तो जैसे बच्चा पैदा होता है उसको माँ की छाती पे रखना चाहिए। और बच्चा गीला पैदा होता है, उसको पोंछा जाए और रखे यहाँ, चाहे नाल अभी तक कट हुई हो या ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूजुअली कट ही करते हैं। पर और बेबी के 3 रिफ्लेक्सेस होते हैं जिससे बेबी पैदा होता है, जिसके साथ बेबी पैदा होता है। एक है होमिंग इन रिफ्लेक्स, मतलब बच्चा अगर माँ के पेट पे भी रखो तो बेबी क्रॉल करके माँ के स्तन के पास जाएगा। और रूटिंग रिफ्लेक्स होता है बेबी को पैदा होते ही 1 घंटे के अंदर।
जिसमें बेबी को पता होता है कि माँ के ब्रेस्ट पे कैसे अटैच होना है। तो अगर ये निपल है और ये ब्रेस्ट है, तो बेबी को निपल नहीं लेना, बेबी को ब्रेस्ट लेना है मुंह में। तो वो बेबी को पता होता है, जैसे पैदा होता है उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, जैसे उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है मैंने सांस लेना है, मैंने क्रॉल करके रूट करना है और फिर सक करना है। मतलब बेबी को पता होता है मैंने ऐसे सक करना है। अगर ये बेबी की ज़बान है, ये बेबी का तालू है जी, तो बेबी ऐसे दूध पीता है। तो एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, उनको लगता है कि बेबी का नाक पिचक रहा है तो वो ब्रेस्ट को इधर प्रेस कर देते हैं। जब इधर प्रेस करेंगे तो जो निपल है वो ऊपर के जाके बच्चे के तालू पे लगता है ओके, और उससे माँ को दर्द होती है और निपल के ऊपर से दूध निकलता है। जहाँ से वो निकलता है वो हम ब्लॉक कर देते हैं अगर ऊपर को तालू पे जाता है। तो कभी ब्रेस्ट को नीचे नहीं दबाना चाहिए फीड करते हुए। और दूसरा ये ध्यान रखना चाहिए कि बेबी नीचे से ब्रेस्ट की तरफ आए, ऊपर की तरफ से नहीं आए। मतलब जब बेबी की ज़बान ने ऐसे चलना है तो बेबी का मुंह ऐसे हो तो वो कर पाएगा, अगर ऐसे हो तो वो नहीं कर पाएगा। जी, तो जैसे जब माँ अगर दूध पिला रही है तो बच्चा नीचे की तरफ होना चाहिए। कितना नीचे? ये पैर दूसरे स्तन के नीचे आने चाहिए। बच्चे का एक हाथ इधर हो सकता है, एक हाथ इधर हो सकता है स्तन के। बच्चा स्तन की तरफ ऐसे हाथ रखे और बच्चे की बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए। और जब बच्चा दूध पीता है वो ऐसे होना चाहिए, उसका चेहरा स्तन की तरफ, उसका चेहरा ऐसे नहीं होना चाहिए, ना उसका चेहरा ऐसे होना चाहिए दूध पीने के लिए। उसका चेहरा ऐसे, ताकि उसकी ज़बान जैसे काम करनी है कर पाए। जी, तो ये तो पैदा होते ही 1 घंटे में, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन भी है। जी, गवर्नमेंट रिकमेंडेशन भी है कि जैसे बच्चा हो उसको माँ के छाती पे रखना चाहिए, क्योंकि इसके 3 फ़ायदे, गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशन है वो 3 फ़ायदों पे बेस्ड है। एक है उससे बेबी की शुगर कम नहीं होती, बेबी की हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता बेबी को, और बेबी का बॉडी टेम्परेचर सही रहता है, मतलब हाइपोथर्मिया नहीं होता बेबी को। और तीसरी चीज़, जब बेबी सक करता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और गर्भाशय यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इससे माँ की एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होती। तो माँ की एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होती, बच्चे का टेम्परेचर ठीक रहता है, बच्चे का शुगर ठीक रहता है। इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन भी है। जी, तो प्लीज़ आप बिना झिझक जहाँ भी डिलीवर कर रहे हैं डॉक्टर को कहिए मुझे बेबी चेस्ट पे चाहिए डिलीवरी के बाद, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उससे क्या होता है ऑल्सो, जब बच्चा पैदा होता है उसकी 5 सेंसेस जिसको कहते हैं, देखना, टेस्ट करना और स्मेल करना और सुनना और टच, ये सब बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जब हम माँ के ऊपर बच्चा रखते हैं तो उसकी सेंस ऑफ टच बहुत अच्छे से प्यार से स्टिमुलेट होती है। और जब माँ बच्चे को देखती है, क्योंकि बच्चा सिर्फ अपने मुंह से 6 इंच के डिस्टेंस पे देख सकता है या 1 फुट के, उसके आगे नहीं दिखता बच्चे को, तो माँ का फेस बच्चा देखता है, बच्चे की सेंस ऑफ साइट स्टिमुलेट होती है। और जो माँ का ये एरिया है उस पर एक सूंग होती है, जो गर्भाशय के अंदर की सूंग होती है, एमनियोटिक फ्लूइड की स्मेल होती है, वो यहाँ होती है। तो बच्चे की सेंस ऑफ स्मेल भी स्टिमुलेट हो गई। अगर बच्चा जैसे प्रोग्राम्ड है फीड करने तो फीड भी, टेस्ट भी स्टिमुलेट हो गया। और बच्चा देखते ही माँ कुछ कहती है ओ बेबी वगैरह, तो बच्चे की सुनने की क्षमता भी स्टिमुलेट होती है। तो सब 5 सेंसेस स्टिमुलेट होती हैं। इससे जो बच्चे का ब्रेन है उसमें थोड़े कनेक्शंस बन जाते हैं, पाथवेज, न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, जिससे बच्चे को फ़ायदा होता है पूरी ज़िंदगी इसके बाद। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जब अगर जैसे मैंने बताया बच्चे को नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, डॉक्टर को बोल के बच्चे को माँ की छाती पे रखना चाहिए।
आपने अपनी किताब में मिथ्स पर भी बात की है, एक ऐसी भ्रांतियाँ जो ना सिर्फ माँ और पिता को होती है बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी रहती है। कुछ उस पर भी बताइए मैम। कई सारी भ्रांतियां हैं। जैसे कई लोग कहते हैं माँ को कि नीचे मत बैठना चौंकड़ी मार के, बच्चे का सिर चपटा हो जाएगा। ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चा एकदम ऊपर होता है, गर्भाशय में होता है, उसके आसपास पानी होता है सब। तो ये सही नहीं है। और काफ़ी चीज़ें ऐसे हमने डिस्कस करी हुई हैं इस भ्रांतियों के चैप्टर में, जो शुरू में ही है किताब के। जी हाँ जी। तो मैम, जब एक स्त्री गर्भवती होती है उसे बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, अपने खान पान का, अपने रहन सहन का, बच्चे का, खून का, कैल्शियम का, इन सब का। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ आती है, वो है ध्यान और अध्यात्म। आपको क्या लगता है कि ध्यान और अध्यात्म एक गर्भावस्था की स्थिति में किस तरह से महिला को सपोर्ट करता है? बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि एक कहानी है, जब कन्फ्यूशियस पैदा होने वाला था, जो चाइना का एक बहुत बड़ा थिंकर है, तब उसकी माँ एक माउंटेन पे जाके, एक पहाड़ पे जाके उसने खूब ध्यान किया था। और जो भी माँ करती है वो बच्चे को भी महसूस होता है। तो हम बच्चे को जो चाहे सिखा सकते हैं गर्भ के अंदर। हम सबको अभिमन्यु की कहानी तो पता ही है, राइट? और एक और कहानी है, जैसे एक डॉक्टर बाला मुरली कृष्णा होते थे, अभी है नहीं, तो उन्होंने वो वीणा बजाते थे, उनकी माँ वीणा बजाती थी, और वो थे तिरुपति बालाजी टेम्पल के ऑफिशियल म्यूजिशियन। जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तो उनकी माँ वीणा बजाती रही लास्ट प्रेगनेंसी तक। सब कहते थे इतना बड़ा पेट है, इतनी बड़ी वीणा है, क्या कर रहे हो? कहती मैं इसको सिखा रही हूँ। तो आप आई थिंक ओशो ने कहा है, आप जो चाहे आप बच्चे को बना सकते हैं। जैसे जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो थोड़ी लॉजिक के बाहर होती हैं। लोग जो बिल्कुल लॉजिक समझते हैं वो उनको लगता है कि ये क्या है, पर उसमें बहुत दम है। क्योंकि जैसे अगर हम ये देख रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ये शेल्फ है, तो शेल्फ हम अभी देख रहे हैं, पर किसी ने सोचा होगा, प्लान किया होगा, डिज़ाइन किया होगा, फिर जाके ये बना है। ये ऐसे ही तो नहीं आ गया। तो जो चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं, जो चीज़ें बहुत ऑब्वियस नहीं हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसमें ध्यान रखना, तो ध्यान पे ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है माँ को। यस। तो जैसे मैम, आपने अपनी पहली किताब लिखी और उसके बाद आप काफ़ी सारी और भी किताबें लिख चुके हैं। तो हमारे समाज में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो लिखना चाहते हैं पर किसी कारणवश रुक रहे हैं। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आपका किसी टॉपिक पे बहुत मन आ रहा है तो ज़रूर लिखिए, तो आप रुकिए मत। अगर आपका लग रहा है कि हाँ ये एक अच्छा करियर है, तो और भी करियर्स हैं, आप देख लीजिए। जैसे आपको किसी चीज़ पे बहुत ध्यान आ रहा है, बहुत मन आ रहा है, पॉइंट्स आती हैं दिमाग में, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, उसका नोट करते जाइए। जैसे जैसे आपको कुछ भी दिमाग में आए, नोट्स बनाते जाइए। और अगर दो चीज़ें आप सोच रहे हो मैं इस पे लिखूँ या इस पे लिखूँ, तो 2 नोटबुक्स रखिए और 2 नोट्स बुक में नोट्स लिखते जाइए। और फिर लोगों से डिस्कस करिए, उस टॉपिक पे खूब पढ़िए। अगर आप लिखोगे, आपको कुछ बहुत अच्छा लगता है, तो उसको कोट करिए, उसको कहिए कि ये इस किताब में लिखा है ऐसे। तो फिर आपको, जैसे उसमें कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, अगर आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट करोगे तो वो नहीं करना चाहिए। जहाँ से आप ले रहे हो उसका नाम लो, उसका एक्नॉलेज करो और लिखो। और जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं उन्हें बोलो ये पढ़ के बताओ और इसको मैं कैसे बेटर करूं। तो कई लोग आपको कोई चीज़ कहेंगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और आप कहेंगे क्या कह रहे हैं, ये तो इतना अच्छा है, क्यों कह रहे हैं? पर सुनिए और उसको एडिट करिए और चेंज करिए। ओपन रहिए क्रिटिसिज्म के लिए। ये मत सोचिए कि मैंने तो इतना अच्छा लिखा है, ये अपने आप को क्या समझते हैं, ऐसे कह रहे हैं, ऐसे मत सोचिए। ओपन रहिए कि ठीक है, बदलिए, जैसे कहते हैं, जैसे सजेस्ट करते हैं। अगर बदलने के बाद आपको अपना पुराना बेटर लग रहा है तो जा सकते हैं उस पर वापस, पर अपना दिमाग खुला रखें, खूब पढ़ें, खूब उस टॉपिक के अंदर चले जाएं।
मतलब ये नहीं कि यहाँ पढ़ा ऐसे तो लिख लें। एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है आपको कि नहीं, उसी चीज़ को लें। मैम बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप चाहते हैं तो उसे ज़रूर लिखिए, रोकिए मत खुद को। आपने ना सिर्फ हमारे नए राइटर्स के लिए बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए जो आपने एक उपहार दिया है, किताब भी लिखी है और उन्हें समझाने के लिए इस शो में आप आए हैं, उसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। तो दर्शकों, गर्भावस्था एक ऐसी स्थिति जहाँ पर लोग आपको भटका सकते हैं, भ्रांतियों में डाल सकते हैं, लेकिन ये किताब आपको एक ऐसी समझ दे सकती है जहाँ आप नए ज्ञान को भी पा सकते हैं और उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ साझा भी कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक नए गेस्ट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।